periodic classification of elements, chapter 5, class 10th. In class 9th, we have learned that matter around us is present in the form of elements, compounds, and mixtures. And the elements contain atoms of one type. Do you know how many elements are known till date? At present, 118 elements are known. कितने? 118. अभी भी और भी आ गए, एक दो और आ गए सर, लेकिन 118 एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग चलेंगे अभी. All these have different properties. Out of this 118, only 94 are naturally occurring. मतलब जैसे अर्थ में या यूनिवर्स में कहीं ना कहीं पानी में या कहीं पर भी नेचुरली मिल रहे हैं, तो 118 में से 94 आर नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स. तो एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर्स क्या होते हैं, ये अपन 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि हाँ भैया मैटर अराउंड स्फीयर में हमने देखा था. एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये क्या एलिमेंट्स है. कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? एलिमेंट्स को कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाया जाता है. ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं CH3, OH वगैरह, ये कंपाउंड्स बन रहे हैं. ठीक है, फिर मिक्सचर्स तो आपको मालूम है. कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स में भी आपने काफी, मतलब ये क्वेश्चन आता ही था कि हाँ भैया डिफरेंशिएट कीजिए कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में. तो मिक्सचर्स मतलब ऐसे हैं, जैसे अगर आप मिक्सचर की बात करें तो भैया दाल चावल भी एक मिक्सचर ही है. ठीक है, उसको अगर मैं अलग करूंगा या उसका स्वाद जो होगा वो दाल चावल पे ही डिपेंड करेगा. कंपाउंड्स की अगर मैं बात करता हूँ तो कंपाउंड्स में अगर ए और बी दो चीज को जोड़कर एक नया कंपाउंड बन रहा है AB, तो AB की अपनी एक नई प्रॉपर्टीज होंगी. AB की अपनी एक नई प्रॉपर्टीज होती हैं. ये हम लोग बेसिक्स देखकर आ चुके हैं. मैं भी ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये चीजें मालूम है. चलो, तो इसके आगे देखते हैं क्या है. मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चार्स अर्ली अटेम्प्ट ऑल द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. लेट्स रीड इट. वी हैव बीन learning how various things or living beings can be classified on the basis of their properties. Even in other situations, we come across instances of organization based on some properties. For example, in a shop, soaps are kept together at one place, while biscuits are kept together elsewhere. Even among soaps, bathing soaps are stacked separately from washing soaps. Similarly, scientists made several attempts to classify elements according to their properties and obtain an orderly arrangement out of chaos. The earliest attempt to classify the elements resulted in grouping the known elements as metals and non-metals. जो पिछला चैप्टर भी था, पिछला नहीं, पिछले का पिछला, that is third chapter. Later, further classifications were tried out as our knowledge of elements and the properties increased. देखो, सिंपल सी बात मुझे कहना चाह रहे हैं, आप एक काम कीजिए, मॉल में जाइए, शॉपिंग मार्ट में जाइए, अपने घर में ही देख लीजिए. आपने एक अलग बेडरूम सोने के लिए होगा, ठीक है, डाइनिंग रूम होगा खाना खाने के लिए, बैठने के लिए. या फिर अगर मैं कहीं शॉप पर जाता हूँ तो शॉपकीपर क्या करता है कि सर बिस्किट्स को एक सेपरेटली अरेंज कर लेता है एक अलग शेल्फ में, या फिर बाथिंग सोप को अलग, वॉशिंग सोप्स को अलग, डिटर्जेंट्स को अलग, है ना, सबको मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से वो अलग अलग सेपरेटली ऑर्गेनाइज कर लेता है, अलग अलग रख लेता है. ऐसा क्यों होता है? ताकि जब जरूरत पड़े जिस प्रोडक्ट की या फिर किसी भी चीज की, तो वहां से वो चीज उठाई जाए, फालतू परेशान होने की जरूरत ना पड़े, मतलब एक खिचड़ी ना बने कुल मिलाकर. ठीक है, इसलिए ऐसा कर लिया जाता है. तो इसी तरीके से यहां पर भी क्या हुआ, जब एलिमेंट्स आए तो उनको क्लासिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. ह्यूमंस का भी क्लासिफाई हुआ, जो कि डाइवर्सिटी आप लोगों ने देखा था क्लास 9th में, डाइवर्सिटी अपन ने पढ़ा था. ऐसे ही यहां पर भी एलिमेंट्स तो खोज लिए, है ना. अब एलिमेंट्स को क्लासिफाई तो करें, तो क्लासिफाई करना भी एक टास्क है. 118 एलिमेंट्स थे भैया, आज की डेट में 118 है. उस समय शायद कम रहे होंगे, 50, 60, 70 जितने भी रहे होंगे, वो भी देखेंगे हम कितने रहे होंगे. तो उनको क्लासिफाई करना, किस तरीके से अरेंज करें. अब वो ऐसे तो है नहीं ना, नहीं भैया कुछ एलिमेंट्स हैं तो वो सोप की तरह काम कर रहे हैं, साबुन की तरह काम कर रहे हैं, तो उनको अलग ऑर्गेनाइज कर लें, या फिर बिस्किट की तरह लग रहे हैं तो उनको ऑर्गेनाइज कर लें अपन. ऐसा तो है नहीं. तो उनकी प्रॉपर्टीज हमको जानना पड़ेगी. यहाँ पर देखो कितने अच्छे ये बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पे कुछ शायद पिकनिक बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं देख लेते हैं एक बार. इमेजिन यू एंड योर फ्रेंड्स हैव फाउंड पीसेस ऑफ एन ओल्ड मैप टू रीच अ ट्रेजर. अरे वाह. Would it be easy or chaotic to find the way to the treasure?
Similar chaos was there in chemistry as elements were known, but there was no clue as how to classify and study about them. हाउ टू क्लासीफाई, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था उस समय का। आज के समय में तो अपन उनकी रिसर्च की हुई और उनकी जो स्टडी है, उनके स्टडी के आधार पर जो क्लासिफिकेशन ऑलरेडी हो गया वो पढ़ेंगे अपन। लेकिन उस समय ये बहुत बड़ा, मतलब ये मान के चलिए कि साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये, कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई कैसे किया जाए। आ तो गए भैया, खोज तो लिया आपने, क्लासीफाई कैसे करें। आप जाइए कभी, आप कहीं पर जा रहे हैं घूमने, आपको अगर टुकड़े मिलते हैं मैप्स के, ठीक है, अगर आपको ऑर्गेनाइज करना, क्लासीफाई करना, कैसे करोगे। जैसे बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में आपने देखा था क्लास 9th में कि सर वर्टिब्रेटा, आर्थ्रोपोडा, फाइलम्स जो हुआ करते थे, है ना, उसमें क्लासिफिकेशन होता था। तो वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स, एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स में अपन ने क्लासिफाई कर लिया था। इसी तरीके से यहां भी क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। सबसे पहला आता है डॉबेरिनर्स ट्रायड्स। ट्रायड्स नाम में ही मीनिंग छुपा है। ट्रायड्स मतलब कहीं ना कहीं तीन का जोड़ा। देखते हैं भैया तीन में क्या लिंक है। इन द ईयर 1817 जोहन वुल्फ गैंग डॉबेरियनर, वाह क्या नाम है, इसको शॉर्ट में ले लेते हैं अपन JWD। JWD, ठीक है। जोहन वुल्फगैंग डॉबेरियनर, a German chemist, tried to arrange the elements with similar properties into groups. एक कोशिश की उन्होंने। He identified some groups having 3 elements each. So he called these group triads. Please underline this line in your NCERT book. है ना, आपको NCERT बुक लेकर बैठना है। NCERT बुक में आप ये अंडरलाइन कर लीजिए, he identifies some groups having 3 elements each, so he called these groups as triads. मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं तीन का एक जोड़ा देखा और उस जोड़े को नाम दे दिया ट्राइड्स। Dobereiner showed that when the three elements in a triad were written in order of increasing atomic masses, increasing atomic masses, the atomic mass of the middle element was roughly the average of atomic masses of other two elements. Underline this. यही है डोबेरिनर्स का ट्राइड्स, कि भैया अंडरलाइन कर लीजिए इसको। वो कह रहे हैं कि इफ एलिमेंट्स आर रिटन, ये ट्राइड्स आर रिटन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, उनके एटॉमिक मासेस के बढ़ते हुए क्रम में अगर आप लिखते हैं तो एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, एटॉमिक मास बीच वाले का, मिडिल एलिमेंट का, वाज रफली द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। मतलब अगर तीन एलिमेंट्स हैं ए, बी और सी, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में मैंने अरेंज किया है, यानी ए सबसे छोटा है, बी उससे बड़ा है, सी उससे बड़ा है। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि ए का एटॉमिक मास सबसे छोटा, उससे बड़ा बी और उससे भी बड़ा सी, ठीक है। तो ये बड़े बता दिए अपन ने। तो ए बी एंड सी अगर हम करते हैं तो तीन एलिमेंट्स अगर उन्होंने अरेंज किए, तो वो ये कहना चाह रहे थे कि भैया तीन एलिमेंट्स हैं तो ये बीच वाला जो मिडिल वाला कौन है, बी। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बी विल बी इक्वल टू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए एंड सी। सो एवरेज मतलब add a and c and divide by number of terms, that is 2. तो b is equals to a plus c। यहाँ पर कुछ ग्रुप्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं, देखो ये टेबल 5.1। तो टेबल 5.1 जब आप देखोगे तो यहाँ पे आप रियलाइज करोगे कि हाँ भैया, जैसे ये एक ग्रुप है NPAS, ठीक है। अब नाइट्रोजन, N मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, आर्सेनिक का एटॉमिक मास कितना है 74.9। इनको ऐड करके देखिए आप, रफली, रफली बोला उन्होंने, रफली the average of atomic masses of other two elements. So 14 plus 74.9, अगर मैं 74.9 को एवरेज 75 ले लेता हूं, so 44 plus 75, 5 plus 4 9, 7 plus 1 8, 89 divided by 2, ठीक है। so 89 divided by 2 कितना हो जाएगा, देखिए जरा, 89 divided by 2, 2 4 times 8 और 2 5 टाइम, मतलब लगभग लगभग 45.5, सॉरी 44.5, 44.5, ठीक है।
तो जो 44.5 आ रहा है सर, क्या ये बीच वाले अगर हम बात करते हैं इनका कहीं ना कहीं कोई योगदान है क्या इसमें? बिल्कुल नहीं है सर। पी यानी फोस्फोरस, उसका एटॉमिक मास तो 31 आता है। ठीक है, तो ग्रुप ए एलिमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एवरेज एटॉमिक मास के बराबर आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा है सर। 31 और 44.5 में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, 34 और 44.5 में फिर क्या एक लिंक थी? फिर क्या लिंक थी? यहां पर देखिए आप ध्यान से, ए में तो नहीं है, ग्रुप बी। ग्रुप बी की अगर मैं बात करता हूं तो कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम। ठीक है, यहां पर डोबेरिनियर का ट्राइड्स आया, मतलब सब में नहीं आ रहा था। ए में नहीं आया, देखते हैं बी में आ रहा है क्या। बी में देखते हैं, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म को ऐड कीजिए तो 40 प्लस 137, मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं 137 है ना, डेसिमल हटा रहा हूं। तो 137 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 177 एंड डिवाइड कीजिए इसको 2 से, तो ये हो जाएगा 2 8 16, अगेन 2 8 16.5, 88.5। ग्रुप बी में जरूर वहां पे आसपास हमको देखने को मिल रहा है। ग्रुप बी देखो जरा, 88.5, 87.6, हाँ मतलब लगभग लगभग क्लोज है। तो ग्रुप बी में ये फॉलो हो रहा है। चलो ग्रुप सी में देख लेते हैं भैया। ग्रुप सी में फर्स्ट एलिमेंट 35.5, थर्ड 126.9, मतलब 127 ले लो इसको, इसको 35 ही रहने दो। 35 प्लस 127 कितना हो जाएगा? 5 प्लस 7 12, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, एंड ये हो गया 162। 162 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 81। हाँ भैया 80, ये लगभग लगभग 81 से सिमिलर है, मतलब आसपास आ रहा है, प्लस माइनस 1 2 ये चलेगा। तो ग्रुप बी और ग्रुप सी में एक ये ट्राइड फॉलो हो रहा है कि यस, if the elements were written in increasing atomic masses, the atomic mass of the middle element, that is strontium and brontium in group B and C respectively, was roughly the average of atomic masses of the other two elements. Yes, was roughly the average of atomic masses of other two elements. बाकी दो एलिमेंट्स का एवरेज एटॉमिक मास आ रहा है, लेकिन ग्रुप बी में, सॉरी ग्रुप ए में ये चीज वैलिड नहीं हो रही है। उन्होंने बोला भी एनसीईआरटी, यू विल फाइंड दैट ग्रुप बी एंड सी फॉर्म डॉबरिनियर ट्राइड्स. Daubert could identify only 3 triads from the elements known at that time. Hence, this system of classification into triads was not found to be useful. मतलब उन्होंने सिर्फ 3 triads पहचाने, ठीक है, जो कि आपके आंखों के सामने है। ठीक है, अब ये ट्राइड्स मतलब सब जगह बहुत सारे एलिमेंट्स थे यार, 50 60 70 80 बहुत सारे एलिमेंट्स थे उस समय। तो अब उन्होंने ये लिंक तो पहचान ली कि हाँ ये रिलेशन आ रही है, तो क्या ये क्लासिफाई करने में मदद करेगी? सर नहीं करेगी। ऐसी कोई विशेषता होना चाहिए, ऐसी कोई प्रॉपर्टी होना चाहिए जो कि क्लासिफिकेशन में मदद करे। ठीक है, अब वो डोबरिन के 3 ट्राइड्स कौन से थे? ये तो 2 मैंने आपको बता दिए, एक और क्या था बताता हूँ। थोड़ा सा नीचे जाइए एनसीईआरटी में तो आपको मिल जाएगा डोबरिन के 3 ट्राइड्स। देखो आप, ये रहे वो 3 ट्राइड्स, ये वाले, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये रहा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम अभी देखा अपन ने, ये वाला, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में भी आप देख लेना, पोटेशियम का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 40। लिथियम की अगर मैं बात करता हूं तो अगर आप एवरेज देखोगे, है ना, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3, तो ये लगभग लगभग 7 होता है ना। तो 40 प्लस 7 अगर हम करेंगे तो 47/2 अगर आप करोगे तो 23 पॉइंट समथिंग आएगा। अब सोडियम की अगर हम बात करते हैं तो इसका एवरेज एटॉमिक मास हमारे पास 23 ही है लगभग लगभग। ठीक है, तो यहाँ पर भी ट्राइड्स फॉलो हो रही है कि 47 प्लस 7/2 अगर आप करोगे एवरेज निकालोगे तो 47/2 23 आ जाएगा, लगभग लगभग 23.5 आएगा। तो वो आसपास आ रहा है, तो उन्होंने इसलिए कहा था रफली। ठीक है, तो ये तो हो गई भैया डॉबरिनर ट्राइड्स की, ये उनके बारे में कुछ विशेषता दी गई है। देख लेते हैं यार, पढ़ लेते हैं, इतनी मेहरबानी की उन्होंने तो थोड़ा सा टाइम और ले लेते हैं।
JWD studied as a pharmacist at Munchberg in Germany and then studied chemistry at Strasbourg. Eventually, he became a professor of chemistry and pharmacy at the University of Jena. Dobereiner made the first observations on platinum as a catalyst and discovered similar triads of elements which led to the development of periodic table of elements. तो ऐसे मतलब इंटरेस्ट बढ़ा लोगों को। और भैया कैटलिस्ट, कैटलिस्ट मतलब जो रिएक्शन की रेट बढ़ा दे, कौन? प्लेटिनम, निकल प्लेटिनम। कार्बन चैप्टर पढ़ाया था मैंने या रिएक्शंस वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो आपको याद होगा कैटलिस्ट की तरह हम लोगों ने निकल प्लेटिनम वगैरह को या पैलेडियम को और प्लेटिनम को, पोटेशियम को अपन ने यूज किया था, है ना। चलो अब जल्दी से है ना एक काम करते हैं भैया, और कौन है भैया जिनने स्टडी करी है? न्यूलैंड ऑक्टेव्स। ये गाना गाते हैं, ये आर्टिशन थे, बढ़िया आर्टिशन थे, गाने भी गाते थे। देखते हैं कौन सा गाना गाया है इन्होंने, बहुत अच्छा गाना गाया होगा शायद। The attempts of Dobereiner encouraged other chemists to correlate the properties of elements with their atomic masses. In 1866, John Newlands, उनका नाम जोहन है था, इनका जॉन है, जॉन न्यूलैंड्स, एन इंग्लिश साइंटिस्ट, वो जर्मनी से थे, ये इंग्लिश ब्रिटेन, arranged the non-elements in the order of increasing atomic masses. In the order of increasing atomic masses. अभी भी जो तरीका है इस पे ध्यान देना आप, increasing atomic masses पे ही इन्होंने भी अरेंज किया, उन्होंने भी यही किया था। He started with the element having the lowest atom, that is hydrogen, lowest atomic mass hydrogen, and ended at thorium, which was the 56th element. तो उस समय जो उनके पास थे एलिमेंट्स उसमें से सबसे छोटा हाइड्रोजन से स्टार्ट किया और थोरियम तक वो पहुंचे, ये 56th था और ये फर्स्ट वाला। फिर उन्होंने क्या किया? ही फाउंड दैट एवरी एट्थ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। ही कंपेयर्ड दिस टू द ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूजिक, देयरफॉर ही कॉल्ड द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स, ऑक्ट मतलब 8 है ना, ऑक्टागन सुना होगा आपने। तो कानून है ये, कौन सा कानून है भैया? न्यूलैंड का कानून है, किसका? ऑक्टेव्स का कानून। ठीक है भैया, इस कानून को भी पढ़ लेते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। In Newland's octaves, the properties of lithium and sodium were found to be the same. Sodium is the 8th element after lithium. Similarly, beryllium and magnesium resemble each other. ठीक है ठीक है ठीक है भैया। देखो हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ। सुना होगा आपने या सा रे गा मा पा धा नी सा, सुना है म्यूजिक नोट्स, है ना। तो सा रे गा मा पा दा नी सा, फिर से सा आता है, फिर सारे गामा पादा नी सा, सारे गामा पादा नी सा, ये आता है म्यूजिकल नोट्स में इंडिया के। तो इंडिया के म्यूजिकल नोट्स में भी यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो वहां पर ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवेंथ और ये एट्थ है। अब ये एट्थ एलिमेंट देखो आप, या एट्थ जो आपकी राइमिंग चल रही है, तो एट्थ नोट जो है सा, ये फिर से रिपीट हो गया। फिर नाइन्थ क्या होगा? रे गा मा पा दा नी सा, यही होने वाला है ना। तो न्यूलैंड्स, मैं कह रहा था ना, आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, गाना गाते हैं, वो यही है ना। तो न्यूलैंड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो भी क्या करते थे? सारे गामा पा दा नीसा। लेकिन वो इंग्लिश साइंटिस्ट थे। अरे सर, इंग्लिश साइंटिस्ट होने के बाद सारे गामा पा दा नीसा कैसे करते थे? चलो चेक कर लेते हैं भैया। वो नहीं करते थे, लेकिन हम अपने म्यूजिकल नोट से कंपेयर कर रहे हैं उनको, ठीक है। तो उन्होंने भी यही किया, ये आ गया सारे गामा पा दा नीसा, सा रे गा मा पा दा नी, फिर से सा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, अब जो आएगा वो 8th एलिमेंट फिर से आएगा। तो उन्होंने सबसे पहला हाइड्रोजन रखा, आखिरी वाला उन्होंने थोरियम रखा था। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑर्डर ये चल रहा है, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो आज के टेबल में भी इसी ऑर्डर में रखे गए हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और ये इस तरीके से पूरे अरेंज कर लिए उन्होंने। तो इनको ये भी बोलते हैं, इंग्लिश की अगर हम बात करते तो उनके म्यूजिकल नोट्स क्या थे? दो रे मी फा सो ला सी, ये उनकी अपनी भाषा थी।
अपन अपने हिसाब से चलते हैं, सारे गामा पा दीने सा, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, एक अगर मैं सा वाली बात करता हूँ, सा वाले कॉलम की बात करता हूँ, तो सा में कौन आ रहा है भैया? सा में आ रहा है हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकल, ब्रोमीन। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकल, ब्रोमीन। तो उन्होंने कहा कि भैया ये एक ही प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, या फिर आप गा वाला ले लो, कोई भी कॉलम ले लो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, स्ट्रोंशियम, या फिर आप एक काम करो, पा वाला ले लो, कार्बन, सिलिकॉन, टाइटेनियम, नियम, जिरकोनियम, ये सब। तो यहां पर भी आपके एक ही प्रॉपर्टीज उनको कुछ देखने को मिली थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भैया ये वाली कि सोडियम इज द एट्थ एलिमेंट आफ्टर लिथियम, सिमिलरली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम रिसेंबल ईच अदर, मतलब एक दूसरे की कहीं ना कहीं विशेषताएं बता रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टीज वो बता रहे थे। ये अरेंजमेंट हो गया। क्या प्रॉपर्टीज थी वो देख लेते हैं। आर यू फैमिलियर विद म्यूजिकल नोट्स? हाँ ये ठीक है, आप पढ़ लेना, हाँ फैमिलियर है। इट वॉज फाउंड, इट वॉज फाउंड that law of octaves was applicable only up to calcium, as after calcium every eighth element did not possess properties similar to that of the first. तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो था वो सिर्फ और सिर्फ कहां तक था? कैल्शियम तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां तक एप्लीकेबल था? कैल्शियम तक। आफ्टर कैल्शियम एवरी एट्थ एलिमेंट डिड नॉट possess properties similar to that of the first, मतलब पहले की जो थी वो सातवें की आठवें की होंगी, जो सेकंड की थी, जो पहले की थी वो आठवें की होंगी, जो सेकंड एलिमेंट की थी वो नाइन्थ वाले एलिमेंट की फिर से होंगी, ठीक है। देन जो थर्ड की रही होंगी 3+7 वो 10th की भी रही होंगी, या फिर 8+7 फिर से कर दो आप तो 15th की रही होंगी, या फिर 9+7 आप कर लो इससे तो 16th की रही होंगी, या फिर 10+7 अगर आप कर लो तो ये हमारे पास 17th की रही होंगी, इस तरीके से। लेकिन उन्होंने कहा कि कैल्शियम तक ये रूल एप्लीकेबल हो रहा था, उसके बाद नहीं हो रहा था। इट वॉज assumed by Newlands that only 56 elements existed in nature and no more elements would be discovered in the future. उन्होंने कहा कि भैया अब नहीं होंगे, जो थे वो आ गए हैं, 56 मतलब 56। तो उन्होंने बोल दिया, फुल स्टॉप लगा दिया और कहा अब तक 56, बस। उन्होंने कहा अब नहीं होने वाले, जो हो गए इतने ही एलिमेंट्स हैं संसार में। लेकिन वो काम में नहीं आया, उनकी जो बोली थी, उनके जो वचन थे, वो बाद में और भी मेंडलीव जैसे नील्स बोर वगैरह काफी लोग आए, उन्होंने कहा कि अरे भैया अब तक 56 नहीं, 56 से ज्यादा करके बताएंगे, तो उन्होंने कर भी दिया, चेक करेंगे वो। बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड whose properties did not fit into law of octaves. तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स मतलब जो कानून था ऑक्टेव्स का, उसमें फिट ही नहीं हुए, मतलब सारे गांव पादा निशा वो कर ही नहीं रहे थे, बाकी जो एलिमेंट्स आए वो कर ही नहीं रहे थे, सिर्फ कैल्शियम तक सारे गांव पादा निशा हो रहा था। लेकिन कैल्शियम के बाद, कैल्शियम तो 20 पे आ जाता है, मतलब 1 से लेके 20 तक सारे गांव पादा निशा हो रहा था, लेकिन कैल्शियम के बाद सारे गांव पादा निशा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इनका क्या हुआ? ये इनका ड्रॉबैक हुआ। तो ये लाइन, ये पैराग्राफ बताता है आपको ड्रॉबैक। इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू दिस टेबल, Newlands adjusted two elements in same slot, but also put some unlike elements under the same note. Can you find examples of this form? Table point 5.3. Note that cobalt and nickel are in the same slot, and these are placed in the same column as fluorine, chlorine, and bromine, which have very different properties than these elements. Iron, which resembles cobalt and nickel in properties, has been placed far away from these elements with the discovery of noble gases. The law of octaves become irrelevant. Thus, Newland's law of octaves worked well with lighter elements only. Lighter मतलब जो हल्के फुल्के थे, 1 से लेके 20 तक, कैल्शियम तक जो थे, वही सारे गांव पादा नीसा कर रहे थे, बाकी सारे गांव पादा नीसा नहीं कर पाए। वो ये कहना चाह रहे थे। आप देखिए एक और भाई साहब, न्यूलैंड ने क्या चमत्कार किया। न्यूलैंड सर ने कहा कि अरे भैया यहाँ पे उन्होंने कोबाल्ट और निकल को एक साथ रख दिया, किसके साथ? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ। अरे भैया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन अभी आप आगे देखेंगे तो ये अलग प्रॉपर्टी बताते हैं, ये हेलोजेंस कहलाते हैं और अलग प्रॉपर्टी बताते हैं, है ना। स्ट्रीट लाइट पे लगने वाले हेलोजेंस नहीं, ये अलग हेलोजेंस होते हैं, ठीक है। तो ये हेलोजेंस होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब यहाँ पर कोबाल्ट एंड निकल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई भी रिश्ता नहीं है, और एक साथ भी रख दिया आपने दो एलिमेंट्स को एक ही जगह पर। तो क्या चल रहा था? कुछ भी चल रहा था।
तो ये बोल सकते हैं कि उनकी रिसर्च का एक हिस्सा तो एक्सेप्ट किया गया कि हाँ, एवरी एट्थ एलिमेंट इज रिपीटिंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स या सिमिलरिटीज बता रहा है, लेकिन सभी या हैवी एलिमेंट्स या कैल्शियम के बाद वाले एलिमेंट्स ऐसा रिश्ता नहीं बता रहे थे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ होगा बताओ? क्या न्यूलैंड सर ने सारे गांव पर चालू रखा होगा? चलो, वो आप हायर क्लास में पढ़ के आना। डिड डॉबेरिनर ट्राइड्स also exist in columns of Newland's octaves? Compare and find out. डॉबेरिनियर ट्राइड्स मतलब लिथियम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लिथियम LiNa के ऊपर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है? तो क्या ये भी कहीं ना कहीं ट्राइड्स मिल रही हैं न्यूलैंड सर के? एजम्पशन देख कर लेते हैं भैया। हाँ सर, दिख रही हैं, दिख गई हैं। कहां पर? ये देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कौन से पे? सापे, रे पे, गापे, मापे, पा, दा, नी, किस पे? रे। ठीक है, तो रे में आप सेकंड कॉलम में आप देखोगे कि यहां लिथियम, सोडियम, पोटेशियम दिख रही है। ठीक है भैया। फिर ऐसे ही अगर हम बात करते हैं और ट्राइड्स की, किसके? डॉबरिनियर सर के, तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम दिख रहा है क्या? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिख रहा है क्या? हाँ सर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन कैल्शियम की अगर अपन बात करते हैं तो कैल्शियम भी यहाँ है, लेकिन कैल्शियम के बाद तो उन्होंने कहा था कि फॉलो ही नहीं हो रहा, स्ट्रोंशियम भी है, कैल्शियम भी है, लेकिन यहाँ जिंक है। यहाँ कौन है? जिंक है। और अपने डोबेरिनियर सर के ट्राइड्स में कौन था? देखो जरा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, उसके बाद बेरियम। तो ये एक ही दिख रहा है, LiNa, है ना? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी ढंग से प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये वाली चीज भी, कैल्शियम के आसपास वाली भी चेक कर लेना थी। ठीक है, तो एक हम लोग बोल सकते हैं, तो एक आंसर अपन ने कंप्लीट कर दिया। इसके आगे का देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट वेर द लिमिटेशंस ऑफ डॉबेरिनियर्स क्लासिफिकेशंस? लिमिटेशंस मतलब होता है ड्रॉबैक्स। कई लोग कहते हैं कि लिमिटेशंस मतलब क्या लिखना था सर, हमको मालूम ही नहीं पड़ा। लिमिटेशन क्या होता है कि केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में या साइंस में अगर कोई रिसर्च करता है तो उनकी जो खामियां या फिर वो ऐसी चीजें जो कि जिनका एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाए, या कमियां क्या थी, वो लिमिटेशंस होती हैं। आपकी लिमिटेशंस क्या हैं सर? कि आप मान लीजिए कि किसी की लिमिटेशन ये होती है कि सर वो ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे पढ़ाई कर सकता है, बस ये उसकी लिमिट है। आपने कहा अरे सर किसी 6 घंटे भी ज्यादा हो गए। मान लो किसी की लिमिटेशन है कि सर वो आधे घंटे पढ़ाई कर सकता है, आधे घंटे से ज्यादा कर ही नहीं सकता, है ना? किसी की तो 5-5 मिनट की होती है लिमिट पढ़ाई में, किसी किसी की 10-10 मिनट की होती है, किसी किसी की 2-2 घंटे, कोई कोई तो बढ़िया पढ़ते रहते हैं 16-16 घंटे, 12-12 घंटे, है ना? लेकिन रिजल्ट्स भी किसी किसी के आते जाएंगे, किसी किसी के नहीं। चलो वो अलग टॉपिक हो गया। हम लोग लिमिटेशंस का मतलब अब समझ चुके हैं। व्हाट वेर द लिमिटेशंस ऑफ डोबेरिनियर्स क्लासिफिकेशन? सर उनके लिमिटेशंस ये थे कि उन्होंने सिर्फ 3 ग्रुप्स बनाए, 3 ट्राइड्स उन्होंने बताए। ठीक है, अब एलिमेंट 60-70, 3 मतलब 3 × 3 कितने? टोटल 9 एलिमेंट्स के बारे में एक विशेषता बता दी। तो सर वो गलत थी ना, मतलब कहीं ना कहीं गलत नहीं थी, सही थी, लेकिन एप्लीकेबल नहीं थी, लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी, रिलायबल नहीं थी। ठीक है, फिर बाकी एलिमेंट्स में जैसे उन्होंने जो अरेंज किया था उसमें ग्रुप ए में मैंने आपको बताया ही था कि ग्रुप ए में वो जिस तरीके से उन्होंने अरेंजमेंट किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में, तो यहाँ पर एक रिलेशन फॉलो नहीं हो रहा था, तो ये इनका एक ड्रॉबैक था। ठीक है, फिर लिमिटेशंस ये मैंने आपको पढ़ा ही दिए हैं, ये वाला पूरा लिमिटेशन है न्यूलैंड सर का, यहाँ पर ये पूरा। तो अगला क्वेश्चन भी ये, व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स? अच्छे से डिफाइंड वे में आपको नोट्स जो प्रोवाइड की जाएंगे उसमें मिल जाएंगे आपको। ठीक है, वो पूरे नोट्स भी आपको यहीं से बनाए गए हैं एनसीईआरटी से। तो इट वाज फाउंड दैट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, ये एक लिमिटेशन है। आफ्टर कैल्शियम एवरी एट्थ एलिमेंट डिड नॉट पोसेस प्रॉपर्टीज, तो ये पूरा का पूरा पॉइंट एज इट इज छाप देना, ये एक लिमिटेशन है। It was assumed by Newlands only 56 elements existed in nature and no more elements would be discovered in the future, but later on several new elements were discovered whose properties did not fit into the law of octaves. तो ये भी एक नया लिमिटेशन है। ठीक है, फिर ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि सर उन्होंने एक साथ रख दिया कोबाल्ट एंड निकल को,
आयरन विच रिसेंबल्स कोबाल्ट एंड निकल इन प्रॉपर्टीज हैज बीन रिप्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दीस एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये वाला भी एक आपका लिमिटेशन हो गया, 3 लिमिटेशंस ये हो गए। तो चलो एक पार्ट अपना पीरियोडिक एलिमेंट्स का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब अपन दूसरा पार्ट दूसरे सेशन में करेंगे। ठीक है, सो वी आर डिसमिसिंग दिस सेशन। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।